Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को स्टडी किया। कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई के लिए और डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई 1 माइनस पाई 2 हमने कैलकुलेट किया और इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड किया। आज हम एक नया फेज देखने जा रहे हैं और एस्टिमेशन को स्टडी करेंगे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के हवाले से हम जब डिफरेंस बिटवीन मीन को स्टडी करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज के नए कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। टॉपिक है आज का कंपैरेटिव स्टडीज। देखिए, याद रखिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उसकी लैंग्वेज या उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अंडरस्टैंड करेंगे तो वो जल्दी अंडरस्टैंड होगा। कंपैरेटिव जो है वो कंपैरिजन से निकला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जो भी स्टडीज कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल स्टडीज से ताल्लुक है उनका, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन कब होता है ये आप लोगों को अंदाजा है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, तब हम आपस में उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किस ऑब्जेक्ट से बेहतर है। इसी तरह अगर आपको याद हो तो हमने डिस्पर्शन के अंदर पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें हम वेरिएबिलिटी ऑफ 2 डेटा कंसिडर करते थे या उसका कंपैरिजन करते थे। ठीक है, सो कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स की तादाद है वो 1 से ज्यादा हो, यानी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है, तब हम आपस में उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडीज, चूंकि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो हम इसको सैंपल और प्रोपोर्शन के हवाले से डील करेंगे कि जब भी हमने कंपैरेटिव स्टडीज करनी है और आपके पास 2 पॉपुलेशंस हो तो ऑब्वियसली उसके सैंपल्स की तादाद भी 2 होगी। 2 से ज्यादा सैंपल्स भी जनरेट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आपके पास अगर 2 पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं और उनसे रिलेटेड 2 सैंपल्स आपने ड्रॉ किए हैं, किसी भी सैंपल साइज के हवाले से ये बात हो रही है, तो फिर हम किस तरह उनको डील करेंगे, यानी हमने वो जो सैंपल्स ड्रॉ किए हैं वो किस तरह हमें कंपैरिजन आपस में प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट सैंपल्स, यानी जब हम पॉपुलेशन से सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी? उसके लिए कंडीशन ये है कि इफ द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन इज अनरिलेटेड, दिस इज द कीवर्ड जो आपको याद रखना है। यानी एक पॉपुलेशन से जो ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं वो अनरिलेटेड हो, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, कोई ताल्लुक ना हो टू द सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, वहां से आपने कुछ एक सैंपल ड्रॉ किया कुछ एलिमेंट्स के साथ, और एक और पॉपुलेशन आपके पास एग्जिस्ट कर रही है और वहां से भी आपने कुछ सैंपल साइज के साथ एक सैंपल ड्रॉ कर लिया। सो 2 पॉपुलेशंस हैं, 2 सैंपल्स ड्रॉ किए। इसको आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास P1 एक पॉपुलेशन है, P2 एक दूसरी पॉपुलेशन है। यहां से आपने एक सैंपल ड्रॉ किया N1 साइज के साथ और यहां पर आपने साइज 2 के साथ दूसरा सैंपल ड्रॉ किया। अगर याद रखिए कि इन दोनों सैंपल्स के ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई भी ताल्लुक ना हो, किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक ना हो, तो फिर आप इनको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ठीक हो गया। और इंडिपेंडेंट सैंपल्स को हम डिफरेंट सैंपल्स भी कहते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इनका आपस में किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है। सो नेक्स्ट आपके पास है डिपेंडेंट सैंपल्स। वर्डिंग से भी जाहिर है कि इफ ईच ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम वन पॉपुलेशन एन ऑब्जेक्ट इज चूजन फ्रॉम अदर पॉपुलेशन टू फॉर्म, यानी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, ये देखिए, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से जो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है और वो क्या करें कि एक पेयर बना दें किसी दूसरी पॉपुलेशन के साथ ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इसी डेफिनेशन को, इसी कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर रखते हुए आप डिपेंडेंट सैंपल्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर मैं रिलेशन लिख दूं कि फ्रॉम वन पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर पॉपुलेशन,
सो फिर वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट सैंपल्स। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रिसाइज वे में उन्होंने डिफरेंट एंगल के साथ इसको बताया गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को जो आप सेलेक्ट करते हैं एक पॉपुलेशन से, या बहुत से ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं एक पॉपुलेशन से, और वही ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरी पॉपुलेशन के साथ मिलकर पेयर्स बना दें, और सोचेंगे पेयर कब बनेंगे, जब तक ऑब्जेक्ट सिमिलर ना हो, क्योंकि सिमिलैरिटी होना जरूरी है जब तक आप पेयर उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में पेयर क्रिएट हो जाए तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ होगा। सो याद रखिए कि अगर आपने एक पॉपुलेशन से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है एज ए सैंपल, उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें किसी और पॉपुलेशन से और वो पेयर फॉर्म बना दें, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट सैंपल्स। ठीक है, इन्हीं डिपेंडेंट सैंपल्स को हम मैच्ड सैंपल भी कहते हैं और पेयर्ड सैंपल भी कहते हैं। ये दोनों वर्ड आपने बहुत अच्छे तरीके से माइंड के अंदर रखने हैं, आपने क्लियर अपने कॉन्सेप्ट्स को रखना है कि ये दोनों नाम जो है वो फर्दर आगे आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के इस्तेमाल होंगे। सो पेयर्ड ऑफ सैंपल्स कब होंगे, जब डिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, और डिफरेंट सैंपल्स कब होंगे, जब आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। देखिए, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले जो लास्ट बोर्ड पर हमने सैंपल्स के हवाले से स्टडी किया है कि कंपैरिजन हम किस अंदाज में कर सकते हैं, या वो डिपेंडेंट सैंपल्स होंगे या वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे। सो इसलिए मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि डिपेंडेंट सैंपल्स कौन से हैं और इंडिपेंडेंट सैंपल्स कौन से हैं, तो फिर आप जो है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो देखिए, स्टार्ट ही हमारा कहां से हो रहा है कि इफ x1 बार एंड x2 बार आर द मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल्स, यानी वो जो डिफरेंट सैंपल्स हैं, एक पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल लिया है, दूसरी पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल लिया है, और दोनों के ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर अनरिलेटेड। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में आपने जब दोनों सैंपल्स में से मीन कैलकुलेट किया है उसको x1 बार कहेंगे, दूसरे सैंपल में से जो मीन कैलकुलेट किया है उसको x2 बार कहेंगे, और उनके साइजेस जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सैंपल 1 n1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सैंपल 2 इज n2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टेकन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। सो कंडीशंस को फॉलो करना है, माइंड के अंदर रखना है कि एक तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल्स हैं, दोनों ही पॉपुलेशन जो नॉर्मल होंगी हैविंग मीन μ1, यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन μ1 है, सेकंड पॉपुलेशन का मीन μ2 है, विद वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यानी ये सिचुएशन आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 के कौन कौन सी नोटेशंस आपके पास है, यानी उसका सैंपल जो ड्रॉ किया है उसका सैंपल साइज 1 n1, मीन x1 बार और वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर। ये कंडीशन किसके लिए है, पॉपुलेशन 1 के लिए, और जब पॉपुलेशन 2 से आप निकालते हो सैंपल साइज n2, मीन x बार 2 और वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन 2। यानी इस सिचुएशन के अंदर फिर हम क्या कहते हैं, देन x1 बार is normally distributed with mean μ1 and variance sigma 1 square over n। यानी हम x1 बार की जब डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं तो उसका वेरिएंस ये नहीं रहता, याद रखिए, क्योंकि उसका वेरिएंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनने के बाद ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, सैम्पलिंग में आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है कि जो सैंपल मीन है उसका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर n होता है। ठीक है, सो उसकी जब डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है, इसी तरह x2 बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर n2। ठीक हो गया, ये कंडीशन है। तो फिर अगली जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज x1 बार इज इंडिपेंडेंट ऑफ x2 बार। यानी यहां से हमने इसको क्लियर किया था, चूंकि सैंपल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है तो उनके मीन्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। देन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर,
अब हमने इन पूरी कंडीशन को फॉलो करते हुए, माइंड के अंदर रखते हुए कि अगर आपके पास ये सारी कंडीशंस हैं, पॉपुलेशन 1 के लिए ये कंडीशंस हैं, या आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, या पॉपुलेशन 2 के लिए गिवन इंफॉर्मेशन इस अंदाज में एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा, हमने फर्स्ट जो है वो पैरामीटर्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस लिखी हैं कि अगर, देखिए बेसिक टॉपिक आपका क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, ठीक है। सो उसके लिए फर्स्ट जो हमारे पास यूं कह लीजिए कि पार्ट है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो अजम्पशंस के बाद हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखेंगे कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है, पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है, ठीक है। वेरिएंसेस नोन होने का मतलब ये है कि आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर ये दोनों आपके पास अवेलेबल है, ये गिवन है। एनी सैंपल साइज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यहां पर रिपीट होने लगा है, और आपने अब हमेशा के लिए इसको याद रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि आप ये देखिए कि जब आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन है, पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके लिए सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। पॉपुलेशन साइज कोई भी हो, चाहे वो लेस देन 30 हो, इक्वल टू 30 हो, या ग्रेटर देन 30 हो, तो आपके लिए इस सैंपल साइज की किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि आपके पास वेरिएंसेस जो है वो दोनों पॉपुलेशन के नोन है। तो जब पॉपुलेशन नोन होगी, वेरिएंसेस के हवाले से ये बात हो रही है, तो फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या लिखेंगे, दैट इज x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर रूट। सो यहां एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है कि जब आपको सिग्मा नोन हो, ठीक है, सिग्मा नोन होने के बाद हम सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन इस चीज को बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि सिग्मा नोन होने की सूरत में हमारे पास जो है वो वेरिएबल जो यूज होता है वो जी स्टैटिस्टिक यूज होता है, ठीक है। सो जी स्टैटिस्टिक इज इंपॉर्टेंट विद नोन वेरिएंसेस, ठीक है। इसीलिए जब हम आगे इसको स्टडी करेंगे तो उसमें भी इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स क्या है, याद रखिए कि जब आपके पास ये 3 कंडीशंस हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इस तरह जनरेट होगा। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात भी नोट कर लीजिए अपने नोटबुक्स के ऊपर कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस रिवर्स हो सकता है। कोशिश ये आपने हमेशा से करनी है कि यहां पर जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस हो। यानी आप यूं कह सकते हो कि अगर आपके x1 बार की वैल्यू 20 है और x2 बार की वैल्यू जो है वो से 35 है, तो फिर जब आप x1 बार माइनस x2 बार करेंगे तो यहां -15 आ जाएगा। 20 माइनस 35 इज -15। तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी आप अपना जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी आउटलुक को चेंज कर लीजिए। उससे ये होगा कि ये डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा। आप 35 में से 20 माइनस करेंगे तो वो +15 आ जाएगा। बाकी आपका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी आगे अगर आप चाहें तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो प्लस की फॉर्म के अंदर है और स्क्वायर की फॉर्म के अंदर है तो आप इसको इसकी जगह लिख दें, इसको उसकी जगह पे लिख दें, तो किसी किस्म का कोई भी फर्क जनरेट नहीं होता और वो इस अंदाज में बन सकता है। ठीक होगी बात जी। सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियरली अपने माइंड के अंदर रखना है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल के और फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशंस है वो नॉर्मल पॉपुलेशंस, एक बात पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन। देखिए पहले आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन थे, अब पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है वो अननोन हो गए। तो देखिए जब पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन हो जाए तो फिर सैंपल साइज की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहां पर कंडीशन लिखी गई है कि सैंपल साइज लार्ज,
ठीक है। सो सैंपल साइज लार्ज होगा, पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है वो अननोन होंगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या बनेगा, वो भी गौर से देखिए, x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस z1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। सो देखिए डिफरेंस जरा गौर से देखिए कि डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ है। डिफरेंस जो है वो सिर्फ वेरिएंसेस की जगह पर हुआ है, ये भी वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस है, ठीक है। अब आपने ये भी क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि हमारे पास चूंकि वेरिएंसेस अननोन है, तो माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या हम एस स्क्वायर यूज करें या हम एस हैट स्क्वायर यूज करें। और आपको पता है कि इन दोनों के फॉर्मूलास में किस किस्म का डिफरेंस है। सो चूज करना है, क्या आपको एस स्क्वायर यूज करना है या एस हैट स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो वेरिएंसेस हैं वो अननोन है। सो याद रखिए, अब कंडीशंस जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, आपको छोटे छोटे स्टेप्स को माइंड के अंदर रखते हुए कॉन्सेप्ट्स को याद भी रखना है कि किस कंडीशन में हमें किस तरह फॉर्मूले को जनरेट करना है। सो पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन हो और सैंपल साइज लार्ज हो, तो फिर z स्टैटिस्टिक के साथ, z वेरिएबल के साथ आप s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर को यूज करते हैं। बी केयरफुल कि किस अंदाज में आप अपने फॉर्मूले को याद रख रहे हैं कंडीशंस के साथ। यानी आप यूं समझ लीजिए कि s हैट इस कंडीशन के अंदर यूज नहीं होगा, उसके लिए हमारे पास कंडीशन और अवेलेबल है। सो यहां पर आपने इस अंदाज में इसको क्लियर कर लें। अब तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि नॉर्मल पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन, ठीक है, लेकिन अब एक और चीज में उसके अंदर ऐड हो गया है और वो पॉइंट है सेम, यानी पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन हो लेकिन अज्यूम टू बी सेम। यानी आप ये कह सकते हो कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। सो ये कंडीशंस अगर आ जाएं और साथ ही आपका जो सैंपल साइज है वो स्मॉल हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे वो आप गौर से देखिए, x1 बार माइनस x2 बार माइनस प्लस, अब जो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक या वेरिएबल यूज करेंगे वो t होगा और उसका फॉर्मूला होगा v इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने मीन के अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन जब हमने स्टडी किया था तो उसमें हमने इसको अंडरस्टैंड भी किया था कि ये v कैसे निकलेगा और 1 माइनस अल्फा बाय 2 कैसे निकलेगा। और इसके साथ जब हम देखते हैं तो दैट इज sp इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। सो ये पूल्ड वेरिएंस, यहां पर तो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन पूल्ड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट भी हमने कुछ लेक्चर्स पहले स्टडी किया है। और पूल्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसको भी एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। sp स्क्वायर इज इक्वल टू n1 माइनस 1 इंटू s हैट 1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s हैट स्क्वायर 2 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। सो इस फॉर्मूले के तहत आप पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद आप अपने इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट अप कर देंगे। सो दिस इज द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और रिवाइज कर ले तो s हैट का जो फॉर्मूला है s हैट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1, और इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो भी हमने स्टडी किया हुआ है, दैट इज 1 ओवर n माइनस 1 सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर ओवर n। ठीक हो गया जी। अब आपने इस चीज को टोटली माइंड के अंदर रखना है कि या आप इस फॉर्मूले से s हैट स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं
या आप इस फॉर्मूले से एस हैट स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर डिफरेंस को मेजर करें, डिफरेंस को जज करें, तो एस स्क्वायर का जो फॉर्मूला था दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, और इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला था दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। सो फॉर्मूलाज को क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि एस का क्या फॉर्मूला है, एस हैट का क्या फॉर्मूला है, और एस हैट ने फर्दर आगे पूल्ड वेरिएंस में किस तरह इस्तेमाल होना है। सो इसके भी आगे और हमारे पास एग्जिस्टेंस मौजूद है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। क्योंकि अगर आप यहां से देखें, जरा गौर से देखें कि अगर ये सारी की सारी कंडीशंस आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी है, इसलिए इस लेक्चर की जो आउटलुक्स हैं फॉर्मूले के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑब्जर्व करना है और याद भी करना है, ताकि आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमने किस तरह इन क्वेश्चंस के आउटलुक्स को चेंज किया है। सो हम इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, n-1 इंटू एस हैट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो जरा गौर से देखिए कि अगर इसकी जगह पर मैं ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि इस फॉर्मूले के हवाले से है। सो फाइनली अब हम v को ऑब्जर्व करेंगे कि आपने याद रखना है कि v क्या है। v डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था n-1, लेकिन इस केस में डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यहां पर चेंज करेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2। सो v का फॉर्मूला चेंज हो गया, 1 सैंपल के लिए n-1, 2 सैंपल्स के लिए n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, इसी तरह आपने पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद आपने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ फॉर्मूले में पुट अप करना है। कंडीशन क्या है कि आपके पास वेरिएंसेस जो है वो इक्वल है लेकिन अननोन है। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।